हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया हैप्पी स्टडी में। आज मैं आपको दृष्टि की बुक्स की, ज्योग्राफी की, भारत और विश्व की भूगोल की चैप्टर्स मैंने बता दिए हैं कि दृष्टि की बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर्स को डिटेल्स में बताऊंगी। आज विश्व के भूगोल में फर्स्ट चैप्टर है उत्पत्ति एवं विकास। ये है विश्व के भूगोल। उत्पत्ति एवं विकास। सामान्य परिचय। भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो जिसका अर्थ है पृथ्वी तथा ग्रैफो जिसका अर्थ है वर्णन से मिलकर बना है, जिसका संयुक्त अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन द्वारा परिभाषित करते हैं। देखिए, मैं आपको सामान्य शब्दों में बताती हूँ। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। दूसरे शब्दों में, भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतक्रियाओं और इन अंतक्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। भूगोल बताता है कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंत संबंधित हैं। भूगोल एक अन्य क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण या कारणों को समझने से संबंधित है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जननांगीय कारण भौतिक स्थल रूपों को परिवर्तित कर रहे हैं और किस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप फलस्वरूप प्राचीन स्थलों का विलोपन और नवीन स्थल रूपों का निर्माण हो रहा है। संसाधनों के सतत रूप में प्रयोग व पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी तथा यहाँ समझने हेतु की समस्याओं के समाधान में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। भूगोलवेत्ता आरंभ में भूगोल की वर्णनात्मक व्याख्या करते थे, बाद में ये विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है। जी, आपने देखा भी होगा कि भूगोल के माध्यम से लोग किस टाइम कहाँ बारिश होंगे, मौसम विभाग न्यूज़ में बता दिए जाते हैं। जहाँ पे भी लगता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, उसके कुछ समय पहले ही सूचित कर दिया जाता है। ये सब किस कारण से हुआ? सब भूगोलवेत्ता और भूगोल की वजह से ही तो प्रारंभ हुआ है ना। और सामान्य परिचय में आपको इतनी डिटेल्स नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास IAS का एग्ज़ाम, UPPCS का एग्ज़ाम दें या स्टेट लेवल की, आप 1 या 2 पॉइंट ही लिखिएगा। बट इस बुक्स में जितने हैं आपको मैं सब बताऊंगी। जियोलॉजिया पृथ्वी का अध्ययन, मैट्रिया पृथ्वी का मापन, आइडस पृथ्वी के आकार के अनुरूप। भूगोल ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेस्टोनीज ने किया था, इसलिए उन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। देखिए, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। IAS के तो इतनी चांस नहीं होते हैं, क्योंकि IAS में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन PCS स्टेट लेवल्स के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। कुछ विद्वानों ने हिकेटियस को भी भूगोल का जनक माना है। हिकेटियर ने स्थल भाग के सागरों से घिरा माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हर्बोल्ट को कहा जाता है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन्होंने आधुनिक भूगोल
नहीं, आधुनिक भूगोल दिख नहीं रही है। आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया। कास्मास हबोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। समताप रेखा का मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। देखिए ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कास्मास हबोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। समताप रेखा पर मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्योंकि देखिए IS के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि UPPCS में जो फर्स्ट होते हैं या लास्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। भूगोल से संबंधित परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस भूगोल का आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखा जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। स्ट्रोबो ने बोले हैं ये बात। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ण में देखने वाला अभ्यासमय विज्ञान है। टालेमी जी बोले हैं। भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता के वर्णन एवं व्याख्या करता है। रिचर्ड हार्टसॉन ने बोले हैं। देखिए ये जो भूगोल से संबंधित परिभाषाएं हैं, इसके यदि आप उत्पत्ति के स्टार्टिंग में आप कोई ऐसा शब्द लिखना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इन्हें काफ़ी कुछ पता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं, तो उस हिसाब से आप किसी एक भूगोलविद्ता का सिद्धांत जो दिए रहते हैं उसे लिख देना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग में किसी एक का इसमें से लिख सकते हैं, जिसे आपको लगे कि आप लिख सकते हैं आसानी से, उनका ही आप लिखिएगा। भूगोल का विकास एवं क्रम। प्राचीन समय में पृथ्वी संबंधी अधिकतर जानकारी अन्य विषयों के विद्वानों से मिला करती थी। जैसे हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य का पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौतिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट किया है। 18वीं शताब्दी में नवीन भौगोलिक भूभागों तथा समुद्री भागों के अन्वेषण से सजीव भौगोलिक विवरणों का लेखन कार्य शुरू, क्योंकि इनमें यूरोपीय उपनिवेशों के विजय अभियान जुड़े हुए थे। आर्थिक हितों से प्रेरित 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही इन भौगोलिक विवरणों का सुव्यवस्थित अध्ययन शुरू हो गया, अर्थात भूगोल का एक स्वतंत्र अध्ययन शुरू हुआ जिसने A.V. हबोल्ट एवं कार्ल रिटर का अतुलनीय योगदान रहा, मतलब काफ़ी योगदान रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल का अध्ययन मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के रूप में शुरू हुआ। इसे अध्ययन से संबंध भूगोलवेत्ताओं के दो गुटों में निर्माण हुआ, जिसमें अपनी अपनी विचारें थीं। देखिए ये ना मानव भूगोल के बारे में यहाँ पे थोड़े से आपको बता दिए गए हैं। फिर संभावनावाद। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है तथा प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छानुसार दोहन की योग्यता रखता है। देखिए इनका कहना है कि इस समय मानव जो हैं वो प्रकृति के अधीन नहीं थे, प्रकृति इनके अधीन हो गए हैं, ये प्रकृति पे नियंत्रण कर लेते थे। इनके समर्थन में विडान डी ला ब्लॉस एवं लूसियन ब्रेफे प्रमुख हैं। ये देखिए ये आपको वैसे आप ये जो है संभावनावाद और निश्चयवाद, ये आप जब वुमेन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आप पढ़ लेंगे मानव भूगोल में। और फिर आता है वी डी लाप्लास की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में उन्होंने समाज के वृद्धि एवं विकास के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। निश्चयवाद। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सभी क्रम प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उनकी स्वतंत्रता सीमित है। इन्हें नियतिवाद भी कहते हैं। इनके हिसाब से प्रकृति इनके ऊपर जो चाहे वो कर सकता है, बट मनुष्य उनका कुछ नहीं कर सकती है, उनके अधीन है। इस विचारक के समर्थन फ्रेडरिक रेडजेल रहते हैं। देखिए ये नाम याद रखिएगा कि निश्चयवाद के कौन से समर्थक हैं और संभावनावाद के कौन से समर्थक हैं। लेखक फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक
एंथ्रोपोजियोग्राफी में विश्व के विभिन्न लोगों से भौतिक पर्यावरण प्रभावों को स्पष्ट किया। नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। समय के विभिन्न कालखंडों के भूगोल का निरंतर विकास होता रहा तथा आधुनिक काल में लोकप्रिय विषय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से लेकर पृथ्वी से उद्भव एवं उस पर जीवन का विकास, स्थलखंडों का निर्माण व अवसान, मानव के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक बदलाव इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। देखिए भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं। भौतिक सिद्धांत, दर्शन, विविध तकनीकी, मानव भौतिक चिंतक, मानव परिस्थितिकी, मानचित्र, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, भू संचलन, GIS, GPS, LIS, पृथ्वी भू जलवायु, जल मृदा परिस्थितिकी, पादप भौतिक, पर्यावरण भौतिक। देखिए फ्रेंड्स ये फिर भूगोल में संबंधित रचनाएं, रचनाकार किसने कौन सी रचना लिखी है, ये थोड़े आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। और स्टेट लेवल में भारत तक ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए किताब उल हिंद का अल बरूनी ध्यान रखिएगा। और ये देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस पे फोकस करनी चाहिए एक बार, क्योंकि इसमें थोड़े छाट के लिखे होते हैं। इसके देखते हैं, जो इसमें इम्पोर्टेंट लगता है उसी को लिखते हैं। समताप रेखा के जन्मदाता हबोल्ट। पेंजिया शब्द का प्रयोग वेगनर ने किया था। देखिए ये आपके लिए आगे चल के बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी। इम्पोर्टेंट वैसे दृष्टि में सभी कुछ होते हैं। हेलो, थैंक्स फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें, और आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे सचेत कर दें, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। प्लीज़, थैंक्स।